हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। इंडियन इकॉनमी पे हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ इन्फ्लेशन एंड मनी। इन्फ्लेशन में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जे कि एसएसआरबी का एग्ज़ाम हो, जो कि पीएससी का एग्ज़ाम हो, जिसमें जीएस हो, या नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। इन्फ्लेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन इकॉनमी। सो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ मनी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मनी है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी इज़ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द एबो। आपको पता ही होगा मनी जो है इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी किया जाता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी एक पर्सन जो है वो बाय या सेल कर सकता है बाय यूजिंग मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी। उसके बाद स्टोर ऑफ वैल्यू, आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हो इन मनी फॉर्म। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ खरीद ली या कोई चीज़ बेच ली, यानी उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू आपके पास आया उसको आप स्टोर करोगे, यानी इसका स्टोर ऑफ वैल्यू भी फंक्शन है। उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट से आपके ऊपर कोई कर्जा है तो आप यानी अगर आपको लोन चुकाना होगा दैन दिस इज़ द बेस्ट वे टू पे योर लोन, यानी रिटर्निंग ऑफ लोन्स मनी एक्ट्स एज ए कन्वीनियंट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। उसके बाद है इसका एक और फंक्शन है दैट इज़ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट ये भी एक फंक्शन है किसका, मनी का। यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि ये कॉमन मेजर यूज़ किया जाता है फॉर वैल्यूइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप किसी भी गुड को मेजर कर सकते हो इन मॉनेटरी वैल्यूज़, यानी वो यूनिट ऑफ वैल्यू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। ये सभी फंक्शन जो है मनी की हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स एंड वन ऑफ द यूनिट ऑफ अकाउंट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मनी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। Let us move to the next question. During early stages of social formations, which of the following was used as a medium of exchange? हमें बताना है कि अर्ली टाइम्स में यानी ट्राइबल सोसाइटीज़ में किस चीज़ को यूज़ किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर ए इज़ बोज, ऑप्शन नंबर बी इज़ एरोज, ऑप्शन नंबर सी इज़ सी शेल्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द एबो। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ। पहले जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उसमें जो है कमोडिटी मनी को यूज़ किया जाता था, जिसमें आपके बोज हैं, एरोज़ हैं, सी शेल्स हैं, इनको यूज़ किया जाता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे आपको कोई चीज़ खरीदनी होती थी, अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ थी, आप ये चीज़ आप उनको दे सकते थे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैन इसको यूज़ किया जाता था एज ए मनी, यानी जैसे हम आज भी मनी का यूज़ कर रहे हैं वैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था इन द ट्राइबल सोसाइटीज़। लेकिन उसके बाद जो सेकंड एवोल्यूशन यानी स्टेज ऑफ एवोल्यूशन आया, इसमें इन चीज़ों को रिप्लेस किया गया और फिर एनिमल्स को यूज़ किया गया एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कैटल हैं, गोट हैं या शीप हैं, तो इन एनिमल्स को यूज़ किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन चूँकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी यानी कमोडिटी मनी में, तो आगे आगे जब इंसान ने तरक्की की तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए मैन स्टार्टेड यूजिंग ऑफ मेटेलिक करेंसी। मैन जो है उसने क्या किया, मेटेलिक करेंसी को यूज़ किया। आपको पता ही होगा कि कमोडिटी मनी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी दैट वाज डिविजिबिलिटी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई चीज़ आधा चाहिए था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गाय ख़रीदनी थी, तो आपके पास उतनी ताकत नहीं थी कि आप फुल मतलब एक गाय को ख़रीद सकते थे। देन यू कैन नॉट टेक इट एज अ हाफ, आप उसका आधा हिस्सा तो नहीं खरीद सकते थे ना। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कमोडिटी मनी दैट वाज व्हाट वी कैन से दैट वाज द डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। और इसमें एक और प्रॉब्लम थी दैट इज़ कोइंसिडेंस ऑफ वांटर्स।
इसको अर्ली स्टेजेस में बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा, यानी मनी को एज ए कमोडिटी यूज़ किया जाता है। आज भी अगर आप गांव में देखते हो, यानी जहाँ पे लोग एग्रीकल्चर वगैरह के साथ वाबस्ता हैं, तो लोग जो हैं, जो पैडी होता है जिसको दान बोलते हैं, उसके बदले चीज़ें खरीदते हैं दुकानों से। दैट इज़ द बार्टर सिस्टम। उसको हम कमोडिटी मनी भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि आप यहाँ से एक कमोडिटी देते थे, जब आपकी वांट होती थी आप वहाँ से वो कमोडिटी लेते थे। जैसे एक टेलर था, उसको क्या है, आप एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता, आपके पास कौन सी कमोडिटी है, आपके पास राइस है फॉर एग्जांपल। टेलर जो है उसके पास कपड़ा है, उसके पास मतलब वही एक कमोडिटी अवेलेबल है, तो आप यहाँ से, लेकिन उसको क्या है, उसको खाने की भी ज़रूरत है, दैट ही नीड्स, उसको खाने पीने की भी ज़रूरत है, तो उसको राइस चाहिए होता था। तो आपके पास राइस एक्स्ट्रा है, आप ये राइस किसको देते थे, उसमें से कुछ हिस्सा टेलर को। कपड़ों की आपको ज़रूरत होती थी तो आप उससे कपड़ा लेके, ऐसे जो है मतलब ट्रांजैक्शंस हो जाती थी। तो लेकिन इन चीज़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कोइंसिडेंस ऑफ वांटर्स थी। कोइंसिडेंस ऑफ वांटर्स मीन्स कि अगर दो बंदे हैं यहाँ पे, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, आप कोई चीज़ बेच रहे हो और ये इसको कोई चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है। अब ये जो चीज़ बेच रहा है उसकी ज़रूरत इसको होनी चाहिए, तभी तो ये इसको बेच सकता है ना, वैसे तो फजूल में ये नहीं ले सकता ना। और ये जो बेच रहा है उसको, इसकी ज़रूरत इसको होनी चाहिए, यानी वांट जो है कोइंसिडेंस होनी चाहिए, उसकी भी और इसकी भी। अगर ये ए है, ये बी है, अगर ये राइस दे रहा है इसको राइस की ज़रूरत होनी चाहिए तभी ये राइस लेगा। और ये क्या बेच रहा है, टेलर जो है ये कपड़े बेच रहा है, अगर इसको कपड़ों की ज़रूरत है तभी ये इसको यहाँ से राइस देगा, तभी वो इससे राइस लेगा। सो वांट जो है दोनों साइड से कोइंसिडेंस, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की, तो इसने मेटलिक मनी लाई। तो मेटलिक मनी में क्या यूज़ किया जाता था, यानी जो प्रेशियस आइटम्स थे, जैसे जिम्स थे, गोल्ड था या सिल्वर था, उसको यूज़ किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी ट्रेड ट्रांजेक्शन्स करनी थी आपको, इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता था। तो इनमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो था उस टाइम का, दैट वाज मतलब इनको आप स्टोर कर सकते हो विदाउट एनी डेटोरेशन, यानी इनका वैल्यू जो है वो कम नहीं हो सकता। अगर आप गोल्ड स्टोर कर रहे हो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और ये चीज़ें जो हैं ये स्केयर थी, इनकी स्कैरसिटी थी। सो ये चीज़ जो है इनको क्या अवेलेबल, आज अगर आप आज भी देख सकते हो कि गोल्ड जो है आज के टाइम में भी आप देख सकते हो रेट्स कितनी बढ़ रही हैं गोल्ड की। मेन प्रॉब्लम जो है दैट इज़ देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ स्कैरसिटी दैट मेड दीज प्रेशियस आइटम्स अवेलेबल। सो इसमें क्या था, ये एक कॉइनेज सिस्टम था जिसमें गोल्ड और सिल्वर की जो है उनको मेल्ट किया जाता था कॉइन बनाने के लिए। तो उन कॉइन्स को फिर यूज़ किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि इनकी स्कैरसिटी थी। तो इसमें क्या होता था, फिर आगे इंसान ने जो गोल्ड को छोड़ के उसने ब्रोंज, जिंक या एलुमिनियम या कॉपर की भी कॉइन्स स्टार्ट की, कॉपर की भी कॉइन्स बनानी स्टार्ट की, एंड दे वर क्राफ्टेड एंड यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन प्लेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। क्योंकि आगे आगे इंसान की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई और डिमांड बढ़ती गई, तो ये प्रेशियस आइटम्स जो हैं ये इजीली अवेलेबल नहीं होते थे। तो इंसान ने जो है मेटलिक जो उसको इजीली अवेलेबल थे, जिंक, ब्रोंज, एल्युमिनियम, कॉपर वगैरह उतने भी इजीली अवेलेबल नहीं थे, तो इनको यूज़ किया गया एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था दैट वाज पोर्टेबिलिटी इन कॉइन्स में। पोर्टेबिलिटी मतलब आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए एक जगह से दूसरी जगह लेना है, अगर आप इसको कॉइन्स में कन्वर्ट करोगे आप देखोगे कितना मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। सो दिस वाज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वाज विद दिस कॉइनेज सिस्टम। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पेपर करेंसी का वजूद आया, पेपर करेंसी का वजूद आया। अब पेपर करेंसी में क्या था, इसका बिगेस्ट एडवांटेज जो था दैट वाज इट वाज लाइटर एंड ईजी टू कैरी। आप इसको, एक तो हल्का है, अगर आप एक साइड से 2000 रुपीज़ की कॉइन्स ले लोगे, एक साइड से 2000 रुपीज़ का नोट ले लोगे, आप देखोगे ये पता नहीं 2-4 kg हो जाएगा, ये बिल्कुल आपके जेब में, आप 1 लाख 10 लाख रुपए भी जेब में रख सकते हो आराम से।
तो दिस वाज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ पेपर करेंसी दैट इट वाज बीइंग लाइटर एंड इजी टू कैरी। और इस चीज़ ने जो है तो विच हैड अ ग्रेट सेंसिटिविटी ऑफ बीइंग है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया, यानी प्रिंट किया गया बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये एक लीगल टेंडर बना गया, एक लीगल टेंडर बना। तो पेपर करेंसी भी अब आप देख रहे हो कि मॉडर्न टाइम में इसको भी रिप्लेस किया जा रहा है, दैट इज़ बाय डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। अब पेपर करेंसी में ऐसी क्या दिक्कत थी कि अब इसको भी कन्वर्ट किया जाता, यानी डिजिटल मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी उस मनी को यूज़ किया जाता है जो गवर्नमेंट की नज़रों से हटके होती है। गवर्नमेंट, जैसे आप अगर आप कैश में डील कर रहे हो, दो बंदे आपस में कैश में डील कर रहे हैं, इस चीज़ का पता गवर्नमेंट को नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल एज़ पर द इनकम टैक्स पॉलिसी, अगर आप टैक्सेबल हो, इसका मतलब है कि मतलब आज यू आर व्हाट वी कैन से दैट टाइप ऑफ मनी इज़ ब्लैक मनी, यानी आप टैक्सेबल हो और आप टैक्स पे नहीं कर रहे हो, दैट इज़ द ब्लैक मनी, और इस मनी को ब्लैक मनी कहा जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है 2016 में आपने देखा होगा जो डिमोनेटाइजेशन होगी, उसका जो मेन मकसद था दैट वाज टू कर्ब द मीन्स ऑफ ब्लैक मनी को, क्योंकि देखा गया था कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना पैसा जो है फॉरेन बैंक्स में रख रहे हैं, फॉरेन बैंक्स में रहे फॉर द इवेजन ऑफ टैक्स, फॉर द इवेजन ऑफ टैक्स को बचाने के लिए वो फॉरेन बैंक्स में या कैश में डील कर रहे हैं। तो जब डिमोनेटाइजेशन होगी उस पर करेंसी को जब लीगली जो है ख़त्म किया गया तो वो आपको बैंक में जमा करवानी पड़ी। तो आपके पास जितना भी पैसा था, अगर आप कैश में नहीं, यू हैव टू पुट इट इन द बैंक अकाउंट, तभी आपकी करेंसी जो है कन्वर्ट हो सकती है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पेपर करेंसी वाज दैट द ब्लैक मनी दैट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ डिजिटल वर्चुअल करेंसी। आपने देखा होगा अब ई वैलेट्स, यूपीआई वगैरह आप देख सकते हो, आप दुकान के पास जाते हो तो उसका स्कैनर कोड करते हो, पे करेंसी तो आपके पास होती नहीं है, फिर आप क्या स्कैन करते हो, तो डिजिटली जो है पैसे अकाउंट में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, यानी इस चीज़ का जो है गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड जाता है। सो दिस वाज समथिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मनी, हाउ एवोल्यूशन ऑफ मनी टुक प्लेस फ्रॉम द कमोडिटी मनी एंटिल देन वी आर इन द डिजिटल मनी या डिजिटल करेंसी वर्ल्ड। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑल ऑफ द अबव। इन सब चीज़ों को अर्ली टाइम्स में यूज़ किया जाता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेंसी इशूड बाय द गवर्नमेंट दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय अ कमोडिटी। हमें बताना है वो करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करता है लेकिन दैट इज़ नॉट बैक्ड बाय कमोडिटी, उसको हम कौन सी मनी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज़ कमोडिटी मनी, ऑप्शन नंबर बी इज़ फेट मनी, ऑप्शन नंबर सी इज़ फिड्यूशियरी मनी, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। आपको पता ही होगा कमोडिटी मनी किसको कहते हैं। कमोडिटी मनी वो होती हैं जो फिजिकल गुड होती है, फिजिकल गुड जिसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। ये दो चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू होता है जिसका खुद का अपना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे गोल्ड की कॉइन एक है, वेदर इट इज़ एक्सेप्टेड, मतलब लीगली अगर आज ये मनी यूज़ की जाती है या नहीं, लेकिन फिर भी इसका एक अपना वैल्यू है गोल्ड का, इट हैज़ एन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी ए यूज़ अदर देन मनी। एज ए मनी आज गोल्ड यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन इसका अपना एक खुद का वैल्यू है अदर देन मनी, दैट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होता है जो लीगल वैल्यू होता है, गवर्नमेंट ने दिया। जैसे आपके पास 2000 का करेंसी का नोट है, एज अ मनी छोड़ के इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल इस करेंसी को हम अदर देन मनी यूज़ करेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कागज़ का ऐसे टुकड़ा एक है, कोई वैल्यू नहीं है, एंड दैट वैल्यू इज़ नोन एज द फेस वैल्यू। लेकिन इसका एक फेस वैल्यू है, यानी गवर्नमेंट ने इसको एक लीगल वैल्यू दिया हुआ है, लीगल वैल्यू in relation to other forms of currency. So this is the physical value and the what we can intrinsic value and the face value. जो commodity money होती है इसमें क्या होता है? इसमें intrinsic value होता है, क्योंकि मनी जो है एज ए कमोडिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है या सी शेल्स हैं, टी हैं, अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी इस टाइप की मनी को हम कमोडिटी मनी कहेंगे। उसके बाद है फेट मनी। फेट मनी जो है ये
गवर्नमेंट की तरफ से इशू होती हैं, बट इट इज़ नॉट बैक्ड बाय कमोडिटी, इट इज़ नॉट बैक्ड बाय कमोडिटी। इसी का फेस वैल्यू होता है, जैसे आपका 2005 जितने भी आज के हमारे करेंसी नोट्स हैं, दोज आर ऑल फेट मनी, यानी इनको गवर्नमेंट इशू करता है बट दे आर नॉट बैक्ड बाय कमोडिटी, जैसे गोल्ड वगैरह। आपने देखा होगा करेंसी नोट पे आप करेंसी के बारे में थोड़ा आप याद रखोगे, इसमें जो है एक तो 15 लैंग्वेजेस में लिखा होता है, जैसे अगर आपका 50 रुपीज़ का नोट है तो इसमें 15 लैंग्वेजेस में 50 रुपीज़ लिखा होता है, अदर देन द हिंदी इसमें 15 लैंग्वेजेस में लिखा होता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, इसको हम, इस करेंसी नोट को हम एक बॉन्ड बोलते हैं, एक बॉन्ड होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो आपको प्रॉमिस करता है टू पे। आपने देखा होगा कि 50 रुपीज़ नोट पे लिख के होता है कि promise to pay bearer the sum of this 50 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो इस करेंसी को हम रेफ़र कर सकते हैं एनोनिमस बेयरर बॉन्ड विद ज़ीरो इंटरेस्ट। ये एक बॉन्ड होता है, एक टाइप का बॉन्ड होता है, ठीक है, एक टाइप का बॉन्ड होता है बिटवीन द पीपल एंड द सेंट्रल बैंक। तो ये एक बॉन्ड होता है कि इसमें आपको सेंट्रल बैंक एश्योर करता है कि अगर हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इस 50 रुपीज़ का ये पे करेंगे, 50 रुपीज़ का वैल्यू पे करेंगे। सो इस टाइप की मनी को हम क्या कहते हैं, फेट मनी। जो आजकल की करेंसी जो यूज़ की जाती है दैट इज़ ऑल फेट मनी, यानी इसका फेस वैल्यू होता है, खाली फेस वैल्यू। फेट मनी का क्या होता है, ओनली फेस वैल्यू, इट डज़ नॉट हैव ए इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू खाली किस चीज़ का होता है, कमोडिटी या मेटल करेंसी का। अगर आपके पास मेटल करेंसी है उसका एक इंट्रिंसिक वैल्यू खुद का है। उसके बाद है हमारा फिड्यूशियरी मनी, ऑप्शन नंबर सी। इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको भी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, फिड्यूशियरी। ये एक मनी होती है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है, नॉट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू ट्रस्ट पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द, जो पेयर और पे होते हैं वो आपस में ट्रस्ट करके इसको एक्सेप्ट करते हैं एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट की तरफ से इसको लीगल टेंडर वगैरह डिक्लेयर नहीं किया जाता है। अगर आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल जैसे हम गिरवी रखते हैं कोई भी चीज़, गोल्ड सिल्वर या कोई भी चीज़ आप गिरवी रखते हो, तो वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये वो एक ट्रस्ट होता है बिटवीन द पेई एंड द पेयर। तो उस चीज़ को हम, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है बट ट्रस्ट पे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो कोई लीगल टेंडर नहीं होता है। सो दैट टाइप ऑफ मनी इज़ नोन एज फिड्यूशियरी मनी। This was all about the question number 3. Let us move to the next question. Which became the first country in the world to accept Bitcoin as a legal tender in 2021? हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है जिसने एक्सेप्ट किया बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर 2021 में। ऑप्शन नंबर ए इज़ एल सेल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी इज़ यूएसए, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी इज़ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ एल सेल्वाडोर। ये एल सेल्वाडोर बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। 2021 में इसने एक्सेप्ट किया इसको एज अ लीगल टेंडर, ये एक व्हाट वी कैन से, बिटकॉइन जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल एसेट, ये एक डिजिटल एसेट होता है। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन नेटवर्क दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द मनी एम्प्रो, एक नेटवर्क बेस्ड डिजिटल एसेट होता है। तो इसको बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है लीगल क्या इलीगल भी करार दिया है, लेकिन इट वाज द एल सेल्वाडोर जिसने एक्सेप्ट किया इसको एज ए लीगल टेंडर 2021 में, एंड ही वाज द फर्स्ट कंट्री। 2019 में यूनिसेफ ने एक क्रिप्टो करेंसी फंड भी, यानी क्रिप्टो करेंसी फंड भी किसने, यूनिसेफ ने 2019 में, अक्टूबर 2019 में जो है इसको सेटअप किया था क्रिप्टो करेंसी फंड को टू एक्सेप्ट डोनेशंस इन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये फर्स्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एक्सेप्ट किया क्रिप्टो करेंसी को, यानी अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी आप डोनेट कर सकते हो, यानी क्रिप्टो करेंसी फंड को एक्सेप्ट किया एज ए डोनेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन का दैट इज़ एल सेल्वाडोर। ही वाज फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर इन 2021। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू बैंक नोट्स इन इंडिया, हमें बताना है कि सोल अथॉरिटी किसको है बैंक नोटिस इशू करने के लिए इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी इज़ कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ द सोल अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी। और इसका जो मेथड है दैट इज़ आरबीआई जो है ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज़ करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज़ किया करता है करेंसी को प्रिंट करने के लिए सिंस 1956। इसमें क्या है, इसमें इसको 200 करोड़ जो हैं रिजर्व्स रखने पड़ते हैं इन फॉरेन करेंसीज या गोल्ड कॉइन्स में, इसको क्या रखना पड़ता है, रिजर्व्स। 200 करोड़ इसको रिजर्व्स रखने पड़ते हैं इन गोल्ड कॉइन्स एंड फॉरेन करेंसीज। तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी आए कि आरबीआई कौन सा what we can say method यूज़ करता है फॉर इशूइंग बैंक नोट्स इन इंडिया, दैट इज़ द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1956 से पहले ये प्रपोर्शन मेथड यूज़ करता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Besides Mumbai coins are minted at, besides Mumbai coins are minted, आपको पता ही होगा कि जो कॉइन्स बनाई जाती हैं वो 4 जगह पे बनाई जाती हैं। नंबर 1 इज़ मुंबई, दूसरा जो है हैदराबाद में बनाए जाते हैं, तीसरा जो है कोलकाता में बनाए जाते हैं, और चौथा जो है नोएडा में बनाए जाते हैं। इन 3 जगह पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, यानी इन 3 जगह पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा। मुंबई तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, सो ऑल ऑफ दीज आर द ऑप्शंस जो है, यानी कॉइन जो है वो कहाँ कहाँ मिट किए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में। दूसरी बात आप याद रखोगे, जो प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स हैं, यानी बैंक नोट्स कहाँ पे प्रिंट किए जाते हैं, प्रिंटिंग ऑफ बैंक नोट्स, इसमें जो है 4 करेंसी प्रेसेस हैं, आप याद रखोगे देयर आर 4 करेंसी प्रेसेस जहाँ पे करेंसी प्रिंट की जाती है। तो उनमें से 2 वो करता है आरबीआई और 2 है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, यानी 2 आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 2 आर ओन्ड बाय व्हाट वी कैन से द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो आरबीआई की 2 लोकेशंस हैं वो है नासिक एंड देवास, नासिक एंड, एक तो नासिक और देवास, इन 2 जगहों पे करेंसी प्रिंट की जाती है आरबीआई के एंड से। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके पास है मैसूर एंड सल्बोनी, मैसूर एंड, यहाँ पे लिखेंगे मैसूर एंड सल्बोनी। ये 4 जगह जो है, एक तो जो नासिक और देवास है, नासिक एंड देवास, ये 4 जगह जो है यहाँ पे करेंसी को प्रिंट किया जाता है। इन 2 के का व्हाट वी कैन से, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो करता है, इन 2 को आरबीआई वो करता है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो 1 रुपये नोट होता है, 1 रुपये नोट जो है उसको कौन इशू करता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी जितने भी नोट्स आपके हैं उसको आरबीआई इशू करता है। 1 रुपये नोट इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी जो है, बाकी नोट जो है वो कौन इशू करता है, वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी बैंक नोट जैसे आपका 10 रुपये नोट है या 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 2000 का है, तो इसमें जो है ये क्या कहते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट 1 रुपये नोट इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कभी कभार पूछा जाए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेनेवर, हमें बताना है कि इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेनेवर, इन्फ्लेशन कब ऑकर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज Option number A is aggregate demand rises. Option number B is the price of any given commodity is rise. Option number C is the average price of most goods and services rise. Option number D is tax rate is lower than the government. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द एवरेज प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइज। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि जब जो है
मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का क्या है, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का जो है प्राइस बढ़ जाएगा, दैट इज़ द इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी है, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन भी है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नैरो मनी, हमें बताना है कि इनमें से किसको नैरो मनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज M1, ऑप्शन नंबर बी इज M2, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज M3 एंड M4। आपको पता ही होगा जो मनी एग्रीगेटर्स हैं, देयर आर 5 मनी एग्रीगेटर्स, दैट इज M0, M1, M2, M3 एंड M4। दीज आर द 5 मनी एग्रीगेटर्स जिनको क्या कहते हैं, यूज़ किया जाता है टू गॉज मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी। इनको कौन, इनको RBI यूज़ करता है, RBI यूज़ करता है। तो इनमें से जो है M1 और M2 जो है इसको नैरो मनी कहा जाता है, नैरो मनी कहा जाता है। और जो M3 एंड M4 है इसको क्या कहते हैं, ब्रॉडर मनी, ब्रॉडर मनी। सो इस वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। और जो M0 है इसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। जो M0 है इसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता है बिकॉज इट शोज़ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द RBI इन द इकोनॉमी, तो इसको हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। सो अगर आपका क्वेश्चन आए कि RBI कितने एग्रीगेटर्स यूज़ करता है फॉर मेजरिंग द मनी सप्लाई, तो 5 हमारे पास है, M0, M1, M2, M3, M4। अब इनको देखना है कि M0 किसके बराबर होता है, M2 किसके बराबर, M1 किसके बराबर होता है, वो आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ many aggregators are used by RBI to measure money supply in an economy? ऑप्शन नंबर ए इज़ 2, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ 4, ऑप्शन नंबर डी इज़ 5। अभी मैंने आपको बताया देयर आर 5 मनी एग्रीगेटर्स विच आर यूज्ड बाय RBI टू मेजर द मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, M0 से लेकर M4 तक। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। M2 इज इक्वल टू, अब ये हमें बताना है कि M2 किसके बराबर होता है, M2 किसके बराबर होता है। पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे M0 किसके बराबर होता है। M0 जो है ये जितनी भी करेंसी लोगों के पास होती हैं, करेंसी सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल प्लस वैलेट कैश जो होता है ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एंड रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विद द RBI, तो ये हाई पावर्ड मनी होती है। यानी करेंसी हेल्ड बाय द पीपल प्लस कैश कमर्शियल बैंक्स का एंड कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द RBI, इट इज़ नोन एज द मॉनेटरी बेस या मॉनेटरी बेस, या इसको बेस मनी भी कहा जाता है, इसको मॉनेटरी बेस या बेस मनी भी कहा जाता है। ये होती है डेफिनेशन किसकी, M0 की। और इसको हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है M1। M1 जो है वो होता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, इसमें जितनी भी आपकी कॉइन्स या पेपर नोट्स होते हैं, प्लस दूसरा इसमें होता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स लोगों के हैं विद द कमर्शियल बैंक्स। तीसरा होता है इसमें अदर डिपॉजिट्स। ये अदर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये जैसे हमारे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक नाबार्ड हैं, तो इनके डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है, या फॉरेन बैंक्स या फॉरेन गवर्नमेंट्स के डिमांड डिपॉजिट्स विद RBI जो होते हैं ये अदर डिपॉजिट्स में आते हैं। या इंटरनेशनल ये क्या कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन IMF के क्या कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स यहाँ RBI में है, तो इनको अदर डिपॉजिट्स कहा जाता है। तो ये M1 में आती हैं। C+D+OD यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जिसमें पूरा कॉइन्स पेपर का नोट्स आते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद, जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स लोगों के हैं कमर्शियल बैंक्स के पास। और तीसरा जो है अदर डिपॉजिट जो है, अभी मैंने आपको बताया अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है। उसके बाद जो है M2 जो है एक इसमें M1 ऑलरेडी आता है, प्लस इसमें आता है पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिटर्स, तो ये M2 में आता है। उसके बाद M3 जो है, M3 होता है M2 प्लस टाइम डिपॉजिटर्स। ये टाइम डिपॉजिटर्स किसके हैं, ऑफ पब्लिक विद बैंक, जितने भी टाइम डिपॉजिट लोगों के हैं विद द बैंक्स, इसको M3 कहा जाता है। और M2 को ऐड करके फिर M4 जो है इसको M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटर्स जो हैं वो किस में आते हैं, M4 में। सो दीज आर ऑल द 5 एग्रीगेटर्स ऑफ मनी। और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एन एसेट और सिक्योरिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। आप एक एसेट हमारे पास है, ये कितना रेडी है कैश में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। तो एक सीक्वेंस है लिक्विडिटी की। M1 जो है ग्रेटर देन होता है M2, ग्रेटर देन M3, ग्रेटर देन M4। ये 4 चीज़ें जो हैं ये है किसका, सीक्वेंस का, लिक्विडिटी का, यानी M1, M2, M3 एंड
M4, M1, M2, M3 एंड M4, यानी M1 ज़्यादा लिक्विड होता है एज़ कम्पेयर टू M2, M2 ज़्यादा लिक्विड होता है एज़ कम्पेयर टू M3 एंड M3 ज़्यादा लिक्विड होता है एज़ कम्पेयर टू M4. सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ व्हाट वी कंसीडर लिक्विडिटी ऑफ दीज 4 एग्रीगेटर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ UPI. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीचर है किसका, UPI का. ऑप्शन नंबर इज़ 24/7 पेमेंट सर्विस अवेलेबल होती हैं. ऑप्शन नंबर डी, सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट्स. ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर नीड नॉट एंटर अकाउंट नंबर IFSC कोड. और ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें ऑल ऑफ द एबो आएगा, ऑल ऑफ द एबो. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो. ये सारे फीचर जो हैं UPI के हैं. अब UPI क्या है, ये एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. UPI यूनिफाइड, सभी लोग जो हैं इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक सिस्टम है जो आपको पावर करता है बाय यूजिंग. आप देख सकते हो कि UPI में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो फॉर एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यूज़ कर सकते हो फॉर मर्चेंट पेमेंट्स. तो एक ही एप्लीकेशन में आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. तो इसके फीचर जो हैं, एक तो आप 24/7 आप पेमेंट जो है रिसीव या सेंड कर सकते हो. तो दूसरा जो है आपको बैंक अकाउंट या IFSC कोड की ज़रूरत, एक वर्चुअल एड्रेस होता है जिसको हम अपनी UPI ID देखा होगा या QR कोड आपने देखा होगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो. आपको अकाउंट डिटेल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपके पास एक वर्चुअल एड्रेस होना चाहिए तो उसमें आप डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो. सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI. इसमें एक और चीज़ आप याद रखोगे, BHIM, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी. ये क्या है, ये एक पेमेंट ऐप है. इंटरफेस फॉर मनी ये एक यानी पेमेंट ऐप है दैट लेट टू मेक सिंपल ईजी एंड क्विक ट्रांजेक्शंस, जिसमें हम UPI को यूज़ कर सकते हैं. UPI को यूज़ करने के लिए BHIM ऐप को क्या है लाया गया. तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूज़ करने के लिए BHIM ऐप का यूज़ किया जाता है. और इस सब के पीछे जो है कौन देखता है, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये इलेक्ट्रॉनिक जितना भी पेमेंट का सिस्टम है, रिटेल पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम का, तो रिजर्व बैंक ने जो है अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, तो ये चीज़ें, इसको NPCI भी कहा जाता है, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है NPCI. तो NPCI क्या है एक्चुअली, ये इसलिए लाया गया फॉर ब्रिंगिंग इनोवेशन इन रिटेल पेमेंट सिस्टम्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, सो दैट वी कैन अचीव द ग्रेटर एफिशिएंसी इन द ऑपरेशंस एंड वाइडनिंग ऑफ द रीच ऑफ पेमेंट सिस्टम्स. NPCI ने एक SMS बेस्ड क्या है QR सिस्टम लाया था जिसका नाम था E-Rupee. इसको भी आप याद रखो. E-Rupee जो है ये एक SMS QR बेस्ड प्रीपेड कैशलेस इकोनॉमिक वाउचर है जिसको NPCI ने क्या किया था, NPCI ने यूज़ किया था, NPCI ने क्रिएट किया था बाय यूजिंग इट इज़ UPI प्लेटफॉर्म. इसको भी आप याद रखोगे. E-Rupee जो है ये एक SMS QR बेस्ड प्रीपेड कैशलेस इकोनॉमिक वाउचर है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द UPI. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Which of the following is the cause of cost push inflation. हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है काज है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का. ऑप्शन नंबर इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी इज लेबर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑप्शन नंबर डी इज हाई टैक्स रेट, ऑप्शन नंबर ई इज ऑल ऑफ द एबो. आपको पता ही होगा मेजर जो टाइप्स हैं इन्फ्लेशन के, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है क्या. डिमांड पुल जो है, आपको पहले समझना है कि इन्फ्लेशन क्या है. इन्फ्लेशन जो है जब मार्केट में एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है इकोनॉमी में बढ़ जाएगा, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है. ठीक है. इन्फ्लेशन क्यों आती है, इसके बहुत सारे कारण हैं. सप्लाई साइड से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिमांड साइड से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो विद द टाइम बीइंग इंक्रीज़ हो रही है. जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो मार्केट में जो है डिमांड बढ़ जाती है. जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से क्या है, डिमांड बढ़ने से प्राइस जो है बढ़ जाता है. इट इज़ ए यूनिवर्सल लॉ. तो
ऐसे ही अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह बढ़ जाए या परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ जाए, इन चीज़ों से क्या है, दीज आर ऑल द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल में क्या होता है, डिमांड पुल जब डिमांड साइड जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है, या इंक्रीज़ इन परचेजिंग पावर पैरिटी ये बढ़ जाता है, या पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या है, डिमांड साइड से इन्फ्लेशन पुल होती है, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है। दूसरे साइड से जो है दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल आपका रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, आपका लेबर महंगा हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, तो ये कहाँ से प्रॉब्लम है, कॉस्ट से। आप कोई चीज़ बना रहे हो, उसके लिए आपको लेबर लगता है, कॉस्ट ये क्या कहते हैं उसको, रॉ मटेरियल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है। जब इन चीज़ों का जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसमें क्या है, उसमें प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये कहाँ से प्रॉब्लम है, दैट इज़ फ्रॉम द कॉस्ट। जो आप कॉस्ट लगा रहे हो एक गुड पे, तो वो बढ़ जा रहा है, दैट इज़ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कारण है किसकी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आपको आई थिंक आई होप आपको समझ आ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस राइज बाय मोर देन 3% बट लेस देन 10%, उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी इज रनिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर डी इज हाइपर इन्फ्लेशन। आपको पता ही होगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, ये एक लो रेट इन्फ्लेशन होती है। क्रीपिंग जो है ये एक लो रेट इन्फ्लेशन होती है और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये नेसेसरी होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, यानी इन्फ्लेशन समटाइम्स इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी बट नॉट टू मच। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक और टाइप होता है दैट इज़ क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेशन क्या होती है, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉनिक या सिकुलर इन्फ्लेशन, क्रॉनिक या सिकुलर इन्फ्लेशन। उसके बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन आती है। ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है ये लेस देन 3% होती है, लेस देन 3%। उसके बाद जो है वॉकिंग इन्फ्लेशन जो होती है, ये जब प्राइसेस जो हैं 3 to 10% यानी ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10% बढ़ जाते हैं पर एनम, उसको क्या कहते हैं, वॉकिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन जो है जब 10% से ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, उसको रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन जो है जब इन्फ्लेशन वेरी हाई रेट में बढ़ जाए, ठीक है, उसको हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। तो उसके बाद जो है इसमें एक और टाइप है दैट इज़ गैलोपिंग इन्फ्लेशन या जंपिंग इन्फ्लेशन। इन दैट स्टेट व्हेन इन्फ्लेशन इंक्रीज रैपिडली एंड क्रॉसेस द डबल डिजिट्स, ठीक है, जब डबल डिजिट्स को भी क्रॉस करे क्या है इन्फ्लेशन, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। सो 3 to 10% जो है दैट इज़ वॉकिंग इन्फ्लेशन, इसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A general decline in price is often caused by a reduction in the supply of money or credit is known as. A general decline in price is often caused by a reduction in supply of money or क्रेडिट। आपको पता है वो इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, जिसमें प्राइस बढ़ जाते हैं। अब इसका उल्टा जो है डिक्लाइन इन प्राइसेस है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी इज डिफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी इज कैफलेशन, ऑप्शन नंबर डी इज डिसइन्फ्लेशन। इसको डिफ्लेशन कहा जाता है, यानी इन्फ्लेशन का उल्टा जो है दैट इज़ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं, डिक्लाइन हो जाती हैं। तो कारण क्या होता है, दैट इज़ रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट। तो यही इसका मेन वजह होता है। उसके बाद जो है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हम कहते हैं जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, दैट इज़ यानी इन्फ्लेशन भी हो और स्टैगनेशन भी हो, दैट इज़ यानी इन्फ्लेशन प्लस स्टैगनेशन, इन्फ्लेशन प्लस स्टैगनेशन या अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, तो उसको हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टैगफ्लेशन जो यूजुअली काज होती हैं जब इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही होती है और प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यूसली राइज करते हैं, ठीक है, दैट इज़ द स्टैगफ्लेशन। तो स्कैफलेशन जो है ये उस टाइप की इन्फ्लेशन को कहते हैं जब फ्यू कमोडिटीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, फ्यू कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, तो अदर्स का जो है, अदर कमोडिटीज़ का जो प्राइस है वो अनचेंज रहता है। फ्यू का बढ़ जाता है,
इन्फ्लेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज़ जब सब एवरेज गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इसमें क्या है स्कैफ्लेशन में, इसमें कुछ कमोडिटीज़ की प्राइस राइज होती है और कुछ की अनचेंज रहती है, और उस टाइप की इन्फ्लेशन को हम स्कैफ्लेशन कहते हैं। उसके बाद है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन जो है जब इन्फ्लेशन ग्रो कर रही होती है एट अ स्लो रेट, इट इज़ द स्लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इट मीन्स दैट देयर इज स्टिल राइज इन प्राइसेस बट ओवरऑल रेट इज स्लो। डिसइन्फ्लेशन किसको कहते हैं? स्लोअर इन्फ्लेशन रेट को, स्लोअर इन्फ्लेशन रेट को। सो इस चीज़ को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, सो इन्फ्लेशन का उल्टा है क्या? डिफ्लेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, हमें बताना है कि इंडिया में जो है इन्फ्लेशन किस मेजर पे बेस किस मतलब मेथड से मेजर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ नन ऑफ द अबव। आपको पता ही होगा इंडिया में जो है इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता था पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स से, लेकिन करंटली जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग ऑफ। इसके लिए भी डेटा जो है कलेक्ट किया जाता है, लेकिन यूजुअली जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है फॉर व्हाट वी कैन से फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसमें क्या होता है, ये एवरेज चेंज द प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ फॉर बल्क सेल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन मेजर किया जाता है। यानी इसमें जो है 2011-12 को यूज़ किया जाता है एज अ बेस पीरियड। बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड वो पीरियड होता है जिसके अगेंस्ट कंपेयर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2011-12 अभी हम किसी चीज़ में जो है प्राइस चेंज को मेजर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक बेस होनी चाहिए जिसके अगेंस्ट आप उस चेंज को मेजर कर रहे हो। जैसे हम कहेंगे कि प्राइसेस ऑफ गुड्स जो हैं वो बढ़ चुकी हैं फ्रॉम 10 to 20%, 10 to 20% बढ़ी हैं, बट अगेंस्ट वट? फॉर एग्जांपल अगेंस्ट 2011 में जो प्राइसेस थे उसके अगेंस्ट बढ़ी हैं 20% या 30%, दैट इज़ द बेस पीरियड। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो बेस पीरियड यूज़ किया जाता था वो है 2011 and 12, दिस वॉज द बेस पीरियड। दिस एंड करंटली इज द बेस पीरियड ऑफ व्हाट वी कैन से द उससे पहले जो है 2004-5 को यूज़ किया जाता था, लेकिन करंट में जो है बेस ईयर जो है वो 2011-12 को यूज़ किया जाता है। तो और ये जो WPI है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है कैलकुलेट करती हैं। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर इसको क्या कहते हैं? इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ गुड्स हैं इन DPI और कैन से WPI जो है इसमें 6097 कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। प्रीवियस जो है वो 676 था, लेकिन अभी इसमें करंट जो नंबर ऑफ कमोडिटीज़ हैं दैट इज़ 697 जो कमोडिटीज़ यूज़ की जाती है। और इसमें जो प्राइमरी आर्टिकल्स हैं 20.11%, फ्यूल जो है 14.91%, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी वेटेज जो है मैक्सिमम दी जाती है 64.97। कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किन प्रोडक्ट्स को दी जाती है। सो इट इज़ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दैट इज़ गिवन द हाईएस्ट वेटेज, दैट इज़ 64.97%। उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, इसमें जो करंटली जो इन्फ्लेशन मेजर की जाती है वो इसी बेस पे की जाती है, और ये नेशनल NSO इशू करता है इसका डेटा, यानी इसको कैलकुलेट करता है, इसको पब्लिश करता है। कैलकुलेट एंड सो CPI इज़ कैलकुलेटेड एंड पब्लिश्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसमें जो है बेस पीरियड जो है अभी 2012 यूज़ किया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि WPI में करंटली या CPI में करंटली कौन सा बेस पीरियड यूज़ किया जाता है, और इसमें जो है करंटली जो है 448 कमोडिटीज़ को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द इन्फ्लेशन। तो एक्चुअली इट वाज इन 2014 दैट the RBI adopted कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज इट इज़ की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें भी मतलब वेटेज ऑफ कमोडिटीज़, इसमें 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं फॉर द वेटेज ऑफ कमोडिटीज़, और इसमें से जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो वेटेज है दैट इज़ गिवन टू द फूड एंड बेवरेज। अराउंड 45% जो है वेटेज किसको दी जाती है, 45 पॉइंट्स समथिंग अराउंड। सो फूड एंड बेवरेजेस को 45.86 वेटेज दी जाती हैं।
तो इस वाले का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इसमें भी जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी जो है इस 4 टाइप्स हैं जिसको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स हैं। सो दीज आर ऑल दैट आर what we can say compiled by the what we can say these there are 4 consumer price indices covering different socio-economic groups in the economy। आपको ये याद रखना है 4 है, ठीक है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबर्स हैं, और चौथा जो है दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो करंटली जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है एज ए व्हाट वी कैन से एज ए method for what we can say measure of inflation. Let us move to the next question. CPI is calculated and published में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कौन कैलकुलेट और मेजर करता है? अभी मैंने आपको बताया इट इज़ द NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो CPI जो है कैलकुलेट और पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। WPI को कौन कैलकुलेटर है? That is under the Ministry of Commerce and Industry. Let us move to the next question. During inflation, lenders suffer and borrowers benefit. Option number B is lenders and borrowers suffer equally. Option number C is borrowers suffer and lender benefit. So option number D is none of the above. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़, इसमें क्या है, इन्फ्लेशन में जो देने वाला होता है उसको नुकसान होता है। जैसे अभी आपने किसी को 100 रुपये की चीज़ दी, इसका एक वी कैन से है, इसका एक वैल्यू होता है। अभी आप 100 रुपये में फॉर एग्ज़ाम्पल या 1 लाख रुपए में कोई चीज़ खरीद सकते थे, तो अब क्या है, आपने वो चीज़ जब इसको दे दी, इन्फ्लेशन बीच में बढ़ गई, इसको तो आपको 100 ही वापस देने हैं, लेकिन अब इस 100 में आपको वो चीज़ आप नहीं खरीद सकते हो जो आप पहले खरीद सकते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो उस चीज़ की रेट भी बढ़ चुकी होगी। सो इसमें जो है देने वाला जो है उसको नुकसान होता है, यानी जो लेंडर होता है वो सफ़र करता है, और जो बोरोवर होता है जिसने खरीद लिया होता है उसको फ़ायदा होता है, उसको तो 100 ही देना है, ठीक है, उसको तो 100 ही देना है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें जो इन्फ्लेशन के हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं, जैसे क्रेडिट और डेबिटर्स पे हैं, या लेंडिंग पे, एग्रीगेट डिमांड पे हैं, इन्वेस्टमेंट पे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर या टैक्सेशन, एक्सचेंज रेट, इन सब चीज़ों पे इसका जो है असर पड़ता है, इन्फ्लेशन का, ट्रेड का, एम्प्लॉयमेंट का। तो इन चीज़ों से जो है, इन चीज़ों से क्या है, दीज आर ऑल द व्हाट वी कैन से द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा मॉनेटरी मेजर जो है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ रेपो रेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैश रिजर्व रेशो, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऑल दीज आर द मॉनेटरी मेजर्स दोज आर यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये रेपो रेट क्या होती है? इट इज़ द जो सेंट्रल बैंक की जो रेट होती हैं एट विच RBI लैंड्स लोन टू द कमर्शियल बैंकर्स। अगर वो रेट RBI बढ़ाता है तो क्रेडिट कम होता है इकोनॉमी में, जिससे इन्फ्लेशन कर्व होती है। ऐसी कैश रिजर्व रेशो जो है, एक कमर्शियल बैंक को जो है कुछ रिजर्व रखने पड़ते हैं विद द RBI। अगर RBI वो रेट बढ़ जाए, यानी अब इनको ज़्यादा रिजर्व रखने हैं, तो उनके पास कम पैसा बचता है, जिससे क्रेडिट क्रिएशन में मतलब कमी होती है। ऐसे ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है, गवर्नमेंट जो है ये बट वी कैन से सेंट्रल बैंक जो है वो he sells and purchases what we can say the government securities in the public market। तो उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगर वो ख़रीद रहा है तो पैसे कम हो रहे हैं, अगर वो बेच रहा है तो इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, तो उन चीज़ों से भी क्या है, इन्फ्लेशन कर्व होती है। सो ऑल दीज आर द मेथड्स मॉनेटरी मेजर्स विच आर यूज्ड बाय RBI टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसमें एक और चीज़ है, अब फिजिकल मेजर्स भी यूज़ किए जाते हैं, एंड फिजिकल मेजर जो हैं वो गवर्नमेंट यूज़ करता है, जैसे टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है, या बोरोइंग है। दीज आर ऑल्सो द मेथड विच आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। लेकिन ये फिजिकल मेजर है। मॉनेटरी मेजर जो है वो RBI यूज़ करता है, फिजिकल मेजर जो है वो कौन यूज़ करता है? गवर्नमेंट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिजिकल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। बिल्कुल अभी मैंने डिस्कस किया टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग, सो ऑल दीज आर द फिजिकल मेजर्स विच आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. Let us move to the last question of this session. As per the Phillips curve, there is an inverse relationship between tax and public expenditure, inverse relationship between inflation and unemployment. Option number C is proportional relationship between inflation and unemployment. Option number D is none of the above. Phillips curve जो है ये हमें बताना है there is an inverse relationship between inflation and unemployment. ये इस टाइप का कर्व है, जैसे आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लोगे और यहाँ पे इन्फ्लेशन. सो फिलिप्स कर्व के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है इसकी इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, अनएम्प्लॉयमेंट की. यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी. या उसको हम दूसरे एंगल से भी अगर देखेंगे, इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. सो इन्फ्लेशन इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट. शॉर्ट रन की बात है, शॉर्ट रन में तो बढ़ती हैं, लेकिन एट द एंड तो फिर लॉन्ग रन में ही नेगेटिव ही हो जाती है. सो देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग दिस फिलिप्स कर्व आल्सो. लेकिन आपको भी क्या याद रखना है कि फिलिप्स कर्व कहता क्या है. ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन की इन्वर्स रिलेशन है आपस में. इन्वर्स रिलेशन है आपस में. देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन. आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा. हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.